नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अभी की क्या कुछ अपडेट है और साथ ही साथ आज दिन भर क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है उस पर नजर डालते हैं। तो गाजा में खाना बांटते समय फिर गोलीबारी हुई है। 32 लोग की मौत हो गई है, 232 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में जगह कम पड़ी, इजरायली सेना पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार दी गई है। शेख हसीना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल दोषी करार दी गई। शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराध में दोषी करार। तो तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वही बच के रहना होगा सभी को। 9 दिन में अगर बात करें तो देश में 1300% कोरोना के जो केस है वो बढ़े। 48 में 21 मौतें भी हुई है। वो उत्तराखंड में बाबा के दरबार में दिल्ली के सीएम केदारनाथ पहुंची हैं। पूजा अर्चना करने के लिए रेखा गुप्ता नजर आती थी। तो वही बाराबंकी में ट्रक और कार की टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने दुख जताया। तो बिहार में चुनाव जाति पार सियासी दांव। बिहार राज्य अनुसूचित आयोग का गठन हुआ है। मृणाल पासवान आयोग के अध्यक्ष होंगे। राम मंदिर के शिखर पर चढ़ाई गई सोने की परत। मुख्य शिखर पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा, अन्य शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का काम जारी। तो चलिए बुलेटिन की ओर रुख कर लेते हैं और बुलेटिन में बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के दौरे पर नजर आए। सीएम रेखा गुप्ता जहां हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आए, उसके बाद फिर यमुना को साफ करने का संकल्प भी लिया। साथ ही अपने परिवार के साथ सीएम रेखा केदारनाथ पहुंची और पूजन अर्चन किया और कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा के चरणों में मत्था टेका, पूजा अर्चना किया। बाबा के दरबार में दिल्ली के सीएम केदारनाथ पहुंची, वहीं रेखा गुप्ता दर्शन करते हुए नजर आई हैं, पूजा अर्चना की है। तो बाबा केदार के दर्शन करते हुए परिवार समेत सीएम रेखा गुप्ता नजर आई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबा केदार के चरणों में, जहां दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की सरकार के और रेखा गुप्ता के सीएम बनने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर उत्तराखंड पहुंची और हरिद्वार में गंगा की डुबकी लगा करके वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो वही रेखा गुप्ता तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां केदारनाथ बाबा के शरण में सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही। सब परिवार वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंची और साथ ही साथ दिल्ली की सुख समृद्धि की कामना की है, क्योंकि देखिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार एक लंबे समय बाद आई है और इस दौरान रेखा गुप्ता के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस दिल्ली की ओर रुख करते हुए रेखा गुप्ता नजर आई। तो उत्तराखंड दिल्ली के सीएम पहुंची हैं और इस दौरान हरिद्वार में गंगा की डुबकी लगा करके केदारनाथ बाबा के चरणों में आशीर्वाद देने के लिए पूरे परिवार के साथ मौजूद नजर आए। वही भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति स्पष्ट करते हुए ये नया भारत है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं और माफ नहीं करता। भारत ने एक आदर्श बदलाव किया है और अब आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ये बातें भारतीय डेलीगेशन ने वैश्विक पटल पर कही है। यह भी कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है और इसीलिए भारत विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा ताकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया जा सके। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर हम आज का समीकरण देखें तो जो 4 देश हमने कवर करे हैं उसके अंदर सियरा लियोन अभी ऑलरेडी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर अभी है। उन्होंने तो आप देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा ये जानकर, न केवल हमें बहुत ही वार्म वेलकम करा बल्कि अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा पहलगाम के विक्टिम्स के लिए। उनकी सरकार ने केवल कंडोलेंसेस ही नहीं, कॉन्डमनेशन भी भेजा है। लाइबेरिया उन देशों में से सर्वप्रथम था जिसने हमें कॉन्डोलेंसेस के साथ इस बारबेरिक अटैक की कड़ी निंदा करी और भारत के साथ खड़ा है। मैं जानती हूं कि कल जब हमारे लीडर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के बरदस्त से हम सब वहां पर जाएंगे और आपके राष्ट्रपति से मिलेंगे, आपके स्पीकर से मिलेंगे, आपकी विदेश मंत्री से मिलेंगे,
हम जानते हैं कि पुनः वो भारत की आवाज में, भारत के उद्घोष में, भारत के आगाज में साथ खड़े रहेंगे। पूरा दिन सफर करके हम इस पड़ोसी देश में, क्योंकि फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां जहां हम जा सकते हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पूरा करने का काम हम सभी लोग यहां पर करें। और हमारे लिए ये बहुत अभिमानास्पद है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर दिया, हमें लगता है। तो वो जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अलग अलग देशों में ये शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का संदेश लेकर जा रहे हैं। और इस काम में आप सभी लोग हमारा साथ दें, इतना ही हम चाहते हैं। आप सभी लोग टेररिज्म के खिलाफ बातें करें, अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचाए। ना कोई हथियार चाहिए। अब ये नया भारत है, अब ये शक्तिशाली भारत है। ये अपने दम पर कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे जवाब देना जानता है। हम पुराने भारत नहीं है कि जो रशिया और अमेरिका की मेहरबानी पर कभी अपने जीवन को देखने की कोशिश करते थे। अब पूरा का पूरा जवाब हम देना जानते हैं। अब तो हम हथियार भी बनाते हैं, अब तो हम पानी के जहाज भी बनाते हैं, पनडुब्बियां भी बनाते हैं और मिसाइलें भी बनाते हैं। और उनका टेस्टिंग भी करके आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमने कैसे उसका टेस्ट करके उनके 9 एयरपोर्ट्स को उड़ाया भी। अब भारत ताकतवर भारत है, लेकिन फिर हम घूम क्यों रहे हैं? हमारे यहां से 7 दल निकले हैं, हमारे जैसे 33 देशों में जा रहे हैं। एक ये बात कहना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि ये दुनिया लगभग 2 भागों में बट गई है। एक तो वो दुनिया है कि जिसके अंदर टेररिस्ट को पाला पासा जाता है, उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल कराया जाता है, और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो सत्ता के अंदर लोग जो जिन देशों में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को भी ब्लैकमेल करते हैं और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं कि जो प्रोग्रेसिव हैं, जो मानवतावादी हैं, जो गरीबी से दुनिया को निकालना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अपनी जनता को सुख देना चाहते हैं, वो लोग टेररिस्ट के खिलाफ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो भारत की बात है और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं रोज की, वो सारी बातें विश्व में पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस बात को विश्व के हर एक कोने में पहुंचाना, जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना, ये सारी बातें उन तक पहुंचाना इस डेलीगेशन का मूल उद्देश्य है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की स्थिति आप जानते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, यह जान के दुख होता है, पड़ोसी है, उनको गलत रास्ता, टेररिज्म, आतंकवाद, भारत के प्रति या किसी विशेष धर्म के प्रति नफरत फैलाने के अलावा और कुछ सिखाता ही नहीं। अपने बच्चों को, जो मिलिट्री के अफसर हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हों, उनके बच्चे तो यूएस में पढ़ेंगे, उनके बच्चे यूके में पढ़ेंगे, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन जो आम बच्चे हैं उनको मदरसों में, ऐसे मदरसों में पढ़ाया जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ न कोई साइंस, न कोई सोशल साइंस, कोई अच्छी बात नहीं बताई जाती है। नफरत का बीज
और आतंकवाद कैसे फैलाएं। जीवन की कोई अपनी कीमत नहीं है। जो पॉलिटिशियन है, जो बड़े लोग हैं, उनके जीवन की बहुत कीमत है, उनके बाल बच्चों की। वो इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद स्टेशनों की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त जीआरपी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। कल रात फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जम्मू कश्मीर के सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। बीती रात एक फोन कॉल से बम से उड़ाने की रेलवे स्टेशन को धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। जो जीआरपी फोर्सेस थे उसकी तैनाती की गई है और इसी के साथ सभी जो स्टेशन है उनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वही जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान से कई भारतीय नंबर ऑपरेट हो रहे हैं। जासूस हसीन के कई नंबर आईएसआई को दिए हैं। भारतीय नंबरों से सोशल मीडिया चलाया जा रहा है। भारतीय नंबरों से हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश किया जा रहा है। डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश की गई। वही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जांच जारी है। पुलिस ने डीआरडीओ के अधिकारी से भी संपर्क किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जो लोग हैं उनका एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जहां भारतीय नंबरों से ये जासूसी किया जाता, डीआरडीओ के जो अधिकारी हैं उसको फंसाने की कोशिश की गई थी। तो एक के बाद एक जो नाम है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के सामने आ रहा है। जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा करते हुए कहा गया कि पाक के जो कई भारतीय नंबर है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस ने डीआरडीओ के अधिकारी से भी संपर्क किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रदर्शन वैश्विक बैंकों में अव्वल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को $31 बिलियन का मुनाफा हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रदर्शन जो है वो वैश्विक बैंकों में अव्वल रहा है। $31 बिलियन का भारतीय रिजर्व बैंक को मुनाफा हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व को $77 बिलियन का घाटा हुआ है। वही बैंक ऑफ इंग्लैंड $40 बिलियन के नुकसान में है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक को $9 बिलियन का घाटा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के मुनाफे से जुड़ी हुई भारतीय रिजर्व बैंक का प्रदर्शन जो है वो वैश्विक बैंकों में अब अव्वल नजर आ रहा है। $31 बिलियन का मुनाफा हुआ है। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें तो $77 मिलियन का घाटा हुआ है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक को $9 बिलियन का घाटा हुआ है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक अभी अव्वल नंबर पर नजर आ रही है। वह अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ से अब तक 9 की मौत हो चुकी है। असम में 20 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। मणिपुर में बाढ़ बारिश से 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए। वही साथ ही मणिपुर में भूस्खलन से 3802 लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो बाढ़ ने कहीं न कहीं तबाही मचा रखी है। मणिपुर में भूस्खलन से 3802 लोग प्रभावित हुए हैं। वही बाढ़ से अब तक 9 की मौत हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो सभी पुल थे वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ अगर देखा जा रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। 20 से ज्यादा जो जिले हैं अभी तक इस बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। लोगों का जीना दूभर हो चुका है क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका है, लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। तो ऐसे में लोग जीवन बसर मजबूरी में करने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाव जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन पानी इस कदर है कि सभी जो घर है वो जलमग्न हो चुका है। जहाजों का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। तो नदियां उफान पर हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें नदियों का जो जल स्तर है वो भी बढ़ गया और इसके वजह से जो बाढ़ का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में अब तक अगर बात करें तो 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि जो ये तस्वीरें भी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे। राहत बचाव कार्य लेकिन जारी है। वही अयोध्या में 5 जून को सीएम योगी का 53वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सीएम योगी अपना जन्मदिन जो है वो अयोध्या में मनाएंगे। राम मंदिर और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। विशिष्ट आरती कर खुशहाली की भी कामना करेंगे। तो राम मंदिर और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 53वां जन्मदिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसे वो अयोध्या में मनाते हुए नजर आएंगे। और अयोध्या का दौरा इस बार इसलिए भी खास है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पुख्ता कर ली गई है और क्योंकि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का बर्थडे है और इसी के अवसर पर
अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ रामलला के भी इस दौरान दर्शन करेंगे। तो इस बार जन्मदिन अपना सीएम योगी अयोध्या में मनाते हुए नजर आएंगे। वही बाराबंकी से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। कार ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। महिला समेत 4 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक ने कार को टक्कर मारी है, कार क्षतिग्रस्त हो गया। रामनगर थाना क्षेत्र लखनऊ बहराइच हाईवे की यह घटना बताई जा रही। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाराबंकी कार ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 4 की मौत बताई जा रही है, वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक ने कार को टक्कर मारी है, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आज शाम बड़ी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बकरीद पर सुरक्षा को लेकर के ये बड़ी बैठक होने वाली है 7 जून को, क्योंकि बकरीद मनाया जाएगा और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आएंगे, ताकि जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक बन सके। लखनऊ में इसको लेकर के बैठक होनी है, सभी अधिकारियों को इसको लेकर के निर्देशित किया जाएगा। एक बड़ी बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वही आजमगढ़ में ऑल इंडिया से मदरसा की कॉन्फ्रेंस हुई है। जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, ये आयोजन किसी जश्न के लिए नहीं है। यूपी के मदरसों को तरह तरह के जो बातें वो सामने आ रही है, वही नोटिस भी मिल रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो जो आयोजन है वो मदरसों को बचाने के लिए किया जाएगा। ये ऑल इंडिया से मदरसा की कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी ये बयान देते हुए नजर आए हैं। उनका बयान है कि ये आयोजन मदरसों को बचाने के लिए है। यूपी में मदरसों को एक के बाद एक नोटिस मिल रहा है और मदरसों को बंद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आयोजन को लेकर के बयान आया। यूपी ने कोई उमूमी जलसा नहीं बुलाया। इसके लिए यूपी के मशरकी अदला में इस जगह को मुंतखब किया गया है, ताकि यूपी के अंदर मदारिस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो तरह तरह के नोटिस आ रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है, मशरिकी यूपी ही में उन अहले मदारिस को जमा किया जाए और इस सिलसिले के अंदर किस तरह आगे बढ़ा जाए अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, उस तरीक़े कार से उन्हें आशना बनाया जाए, वरना तो। वही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा। वही कोरोना को मात देने वालों की बात करें तो बीते दिन में अब तक 1,818 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए, जबकि 2 कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई। देखिए रिपोर्ट को। देश में कोरोना मामलों का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 63 साल के एक बुजुर्ग मरीज की मौत हुई, जो पहले से ही बीमार थे। वहीं केरल में 24 साल की एक युवती की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले केरल में है, यहाँ 1400 केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287 और कर्नाटक में 238 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वहीं तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 150 कोरोना मरीज मिले हैं। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर 24 घंटे में कहां-कहां कितने नए केस मिले हैं। केरल में 64 नए केस पाए गए, पश्चिम बंगाल में 82 नए केस, दिल्ली में 61 नए केस, गुजरात में 55, उत्तर प्रदेश में 32 नए केस, महाराष्ट्र में 18 नए केस, तमिलनाडु में 14 नए केस, आंध्र प्रदेश में 6 नए केस, पुडुचेरी में 4 नए केस,
हरियाणा में 4, कर्नाटक में भी 4 नए केस पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। असम में 3 नए केस पाए गए हैं। सिक्किम में 3 पाए गए हैं। ओडिशा में 2, तो वहीं गोवा और राजस्थान में भी 2-2 केस पाए गए हैं। पंजाब में 1, तो वहीं उत्तराखंड में भी 1 नया मरीज मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यों में कुल एक्टिव केस आखिर कितने हो गए हैं। केरल में 1400 कुल एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 485 कोरोना केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 436 केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में 238 कोरोना केस एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में 287 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में 199 केस एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में 149 केस एक्टिव हैं। गुजरात में 320 कोरोना संक्रमित हैं। पुडुचेरी में 45 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में 62 कोरोना संक्रमित हैं। हरियाणा में 30 केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में 23 केस एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में 19 कोरोना केस हैं। पंजाब में 6, जम्मू कश्मीर में 6 और झारखंड में भी 6 कुल संक्रमित मामले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से लिए गए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन उप वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NV.1.8.1 पाए गए हैं। इनमें से पहले 3 वेरिएंट सबसे ज्यादा मामलों में देखे गए हैं। हालांकि इन वेरिएंट्स की गंभीरता कम बताई जा रही है और अधिकांश मरीजों को घर पर ही इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में सामान्यतः बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकान जैसे हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि ये वेरिएंट्स प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ये गंभीर या लंबे बीमारी का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इन वेरिएंट्स को चिंताजनक श्रेणी में शामिल नहीं किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति की निरंतर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वह घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। सरकार सक्रिय रूप से हालात पर नजर बनाए हुए है और यदि कोरोना मामलों में वृद्धि होती है तो सतर्कता बढ़ाने और आवश्यक तैयारियां करने पर जोर दिया जाएगा। इस बीच अधिकांश मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है, जिससे अस्पतालों पर दबाव कम बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से कोरोना के नियमों का पालन जारी रखने और सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ मास्क और दूरी ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक वॉक या योग करें। विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, आंवला और नींबू को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्दी वाला दूध और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। नींद पूरी लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव से बचें। ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। स्वस्थ शरीर ही कोरोना से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि फिलहाल कोरोना की रफ्तार भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई अब भी जरूरी है। अभी डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।